नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल केम रसायन BKV में। इस चैनल के माध्यम से आप केमिस्ट्री के होने वाले विभिन्न पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। साथ ही साथ आप केमिस्ट्री के अंदर जो 11-12 के टॉपिक्स है उनके NCERT के क्वेश्चंस भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा नीट 2023 का जो पेपर 7 मई को आयोजित हुआ था, उनमें आने वाले प्रश्नों के बारे में अपने बात करेंगे। सबसे सरल जो 20 प्रश्न उसमें से पूछे गए थे, हम F6 सीरीज जो मेरे हाथ में है, F6 सीरीज में आए हुए सरलतम 20 प्रश्नों की चर्चा हम पहले करेंगे। उनमें कैसा कहां से प्रश्न पूछा गया था और उसका क्या आंसर था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से N2 नाइट्रोजन के MOT डायग्राम से संबंधित प्रश्न था। क्या था देखें, वो प्रश्न आपके F6 सीरीज के अंदर 58 नंबर पे था। आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। ये पूछा गया था कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ MO ऑफ N2 मॉलिक्यूल, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर है उसका आपको सीक्वेंस सही ढंग से बताना था। इसको याद करने का एक तरीका भी होता है। देखें, हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक जो 2p जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस प्रकार से टूटते हैं, वो टूटते हैं हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक उसका सीक्वेंस इस प्रकार से रहता है 2 1 2 1। लेकिन ऑक्सीजन से लेकर के नियॉन तक सीक्वेंस रहता है 1 2 2 1। ये 2 1 2 1 और 1 2 2 1 क्या है, इसको ध्यान से समझें। आपने देखा होगा कि p के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इसी प्रकार से कि p के 3 यहाँ पे होते हैं, px py और pz। px py pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन तक, वो सीक्वेंस होता है 2 1 2 1। इसका मतलब नीचे की तरफ जो है पहले 2 आएंगे, ऊपर 1 होगा, उसके बाद वापस से 2 ऑर्बिटल्स आएंगे और 1 होगा। यानी ये जो 2 सेम होते हैं, ये आपको पता है कौन से होते हैं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। और ये होता है सिग्मा 2pz। और ये ऊपर वाले जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। यानी आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन तक सीक्वेंस रहता है 2 1 2 1। ऑक्सीजन से सीक्वेंस ही रहता है 1 2 2 1। आप याद भी रख सकते हैं ऑक्सीजन O, यानी इसको आप 0 काउंट करेंगे, 0 के बाद क्या आता है 1, तो 0 के बाद 1 आता है। जबकि हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक जो है उसमें ये जो 3 और ये 3 6 कैसे टूटेंगे, 2 1 2 1 के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो चौथा ऑप्शन था उसमें सीक्वेंस के अंदर आपको दे रखा है पहले पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और उसके बाद में सिग्मा 2pz। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इनमें सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना पड़ता है। हाइड्रोजन से लेकर के N2 तक के MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो डायग्राम्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, उनमें सीक्वेंस रहता है 2 1 2 1। जबकि ऑक्सीजन से लेकर के नियॉन तक अगर हम डायग्राम बनाए, वो सीक्वेंस रहता है 1 2 2 1। इस बात को आप जरूर से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा गया था कि पिरिडीन के अंदर सिग्मा पाई और एलपी की संख्या। पिरिडीन आप जानते हैं उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है कार्बन की जगह पे, और ये 3 इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। अब इसको देखने से जो 11th वाले बच्चे हैं वो कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करने में गलती कर सकते हैं। इसको आप अगर ओपन करके बनाएंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर 5 तो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, और एक जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, जिसके ऊपर एक नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 तो बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं और 2 एक लोन पेयर इसके पास रहेगा। ये 5 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी भी आपको पता है 4 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे
डबल बॉन्ड, और यहां पे भी क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए जो बची हुई वैलेंसी वो किससे पूरी होगी आपको पता है, एक एक हाइड्रोजन से। यानी आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 H जुड़ी हुई है, 5 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये जो नंबर है वो 5 हुए कार्बन। यानी कि अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इसमें साथ में 2, एक पाई और एक सिग्मा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी 11 तो हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, और लोन पेयर जो है वो एक लोन पेयर आप देख सकते हैं n के ऊपर होता है। यानी ये पेपर के अंदर पूछा गया 60 नंबर वाला प्रश्न था, और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 11 3 और 1, 11 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद में जो था पीरियोडिक टेबल, आपने देख लिया होगा किसी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। दोज स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, इसमें आपको 4 स्पीसीज दे रखी थी। 61 नंबर क्वेश्चन था। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे, और इनमें पूछा था कि कौन जो है वो एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। लार्जेस्ट आयन कौन बनाएगा? लार्जेस्ट आयन अपने सीक्वेंस अगर वैसे देखें तो फ्लोरीन एक अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो Na के इक्वल हो जाएगा, नाइट्रोजन को 3 गेन करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन को 2 गेन करने पड़ेंगे, जबकि सोडियम को 1 लूज करना पड़ेगा। तो अगर वैलेंसी के हिसाब से भी देखें तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसलिए नाइट्रोजन जो होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, यानी वो नियर टू रीच टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसका आंसर जो है 61 का वो हो जाएगा नाइट्रोजन। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो बहुत ही इजी था, टॉपिक पॉलीमर। 12th क्लास के पॉलीमर टॉपिक से क्वेश्चन आया था इस बार, जो था कि नियोप्रीन का मोनोमर बताना था। अच्छा, आपको पता होगा 1,3-ब्यूटाडाइईन, उसके अंदर जो है 2 नंबर पे अगर Cl जुड़ा हुआ होता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, 2-क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक है, और इसी को बोला जाता है क्लोरोप्रीन, इसी को बोला जाता है क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन के अंदर जब बहुत सारे N एटम्स आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन का ही जो नाम है वो होता है नियोप्रीन। तो इसके अंदर Cl वाला जो ऑप्शन है ये आपके हो जाएगा सही। और ये जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर आपके दिया गया था, इसको एक बार चेक करते हैं ये क्वेश्चन कहां दिया गया था आपके पेपर में। F6 सीरीज आप देखें, F6 सीरीज के अंदर ये जो क्वेश्चन गिवन था वो क्वेश्चन गायब, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, फिर कहा गया देखते हैं। ये मिलेगा आपको बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर है 71, और 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था विच अमंग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन।
नियोप्रीन कौन देगा? तो 4 ऑप्शन थे, उसमें मोनोमर यूनिट दी हुई थी और इसमें जो पहला ऑप्शन है, ये मैंने कार्बन की वैलेंसी को पूरा नहीं किया, आप जानते हैं, कर सकते हैं, इसको बोलते हैं 2-chloro-but-1,3 डाइईन यानी क्लोरोप्रीन, और इसका जो पॉलीमर बनेगा उसको कहते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, और उसका अदर नेम, कमर्शियल नेम क्या होता है? नियोप्रीन। अदर जो ऑप्शन थे उसके अंदर नेचुरल रबड़ का फॉर्मूला दिया हुआ था और ब्यूटा-1,3 डाइईन का दिया हुआ था, तो इजी क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो था आयोनिक इक्विलिब्रियम से, ये था लुईस एसिड को आइडेंटिफाई करना कि लुईस एसिड इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 76 amongst the given option which of the following molecule or ion act as a Lewis acid। अब ये बात आप 11 में पढ़ते हैं, लुईस एसिड आर दोज हु एक्सेप्ट और गेन एक्सेप्ट लोन पेयर, यानी जिनके पास में ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं, वो किसी अदर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी एक्सेप्ट करने वाले होते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन दिए गए थे आपको, एक तो H2O, एक दिया गया था BF3, एक दिया गया था OH-, एक दिया गया था NH3। आपको पता है H2O NH3 दोनों के ऑक्टेट पूरा होता है, इसमें O के पास में वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप बताएं? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास में 6 में से 2 तो बॉन्ड बनाता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास लोन पेयर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, ना कि लुईस एसिड। इसी प्रकार से N के पास भी एक लोन पेयर होता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। साथ ही बात की जाए OH- नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले लुईस बेस होते हैं। पीछे बचा कौन? BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन के वैलेंस शेल में बोरॉन 13 ग्रुप से रिलेटेड है, बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 F के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, यानी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, सो इट एक्ट एज लुईस एसिड। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5वां, जिसके अंदर ये पूछा गया था कि आइडेंटिफाई लुईस एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन था 84 नंबर। मैं फिर बता दूंगा आपको, मैं F6 सीरीज के अंदर 84 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं और ये था होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर। क्या होते हैं होमोलैप्टिक? इतना इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स आर दोस कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड, यानी जिसके अंदर एक ही तरह के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, उनको कहते हैं होमोलैप्टिक। तो फिर दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक का मतलब ये हो गया जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। होमोलैप्टिक में इसमें जो चौथा एग्जांपल दिया हुआ था वो था पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, ये अब आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सलेटो एक ही टाइप का लिगेंड है, ऑक्सलेटो C2O4-2, ठीक है, ये एक ही टाइप का लिगेंड है, जबकि बाकी ऑप्शंस थे उनमें डाईएमीन क्लोरिडो, एमीन भी है क्लोरिडो भी है, पेंटाएमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेट भी है एमीन भी है, तीसरा ऑप्शन था ट्राईएमीन एक्वा, एक्वा भी है एमीन भी है, जबकि चौथे ऑप्शन में केवल और केवल OX यानी ऑक्सलेटो था, यानी कि ये एग्जांपल हो जाएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, दोज व्हिच कंटेन सिंगल टाइप ऑफ, एक ही प्रकार के लिगेंड को रखने वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। इतने बड़े टॉपिक में से इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो हर बच्चा इसको कर सकता है आसानी से। क्वेश्चन ये दिया गया था 52 नंबर क्वेश्चन सीरीज में था कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 25 degrees 0.021 ohm inverse centimeter inverse and the resistance of the cell containing the solution at 25 degrees Celsius is 60 ohm, the value of cell constant, यानी आपको G स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपने पढ़ा होगा
एक फॉर्मूला होता है कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू जी स्टार। कप्पा क्या होता है भाई? कप्पा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जो कि रो का उल्टा होता है। सी आप जानते हैं, सी क्या है? सी होता है कंडक्टेंस। और ये जी स्टार क्या होता है? जी स्टार को कहते हैं सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड and cross section area of any one electrode. It is the ratio of distance between two electrode and cross section area of any of one electrode. उसका जो रेशियो है उसको अपने जी स्टार से इंडिकेट करते हैं। हमें यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस नहीं करना था, हमें डिस्कस करना था जी स्टार कैसे आएगा। वैल्यू किसकी दे रखी थी? आर की वैल्यू 60 ओम और कप्पा की वैल्यू दे रखी थी 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आपको पता होगा, अपने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे तो कंडक्टेंस दे रखी, फॉर्मूले में कंडक्टेंस है, तभी यहाँ पे आर है। अरे भैया आपको पता है कंडक्टेंस और आर में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स का, यानी C इज इक्वल टू 1 अपॉन आर कप्पा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय जी स्टार, वेयर इज जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा इनटू आर। कप्पा की वैल्यू कितनी है? 0.210, इसकी वैल्यू है 60, मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप अप्रोक्स करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 60 का 0.2 कितना होता है? 60 का 0.1 होता है 0.6 और 60 का 0.2 हो जाएगा 1.2। तो 1.2 वाला ऑप्शन इसमें एक ही है और वो ऑप्शन नंबर है 2, यानी इसका आंसर आएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखें जे स्टार जो है जिसे सेल कांस्टेंट कहते हैं उसकी यूनिट आती है सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे आर यानी रेजिस्टेंस और कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं, उन दोनों के बेसिस पे अपने जी स्टार की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफी एक इजी क्वेश्चन था, आपने देखा कैलकुलेशन ऑफ जी स्टार। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न दे रखा था अपने को आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कैसे चेंज होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर था 53। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट 53 था। एक रिएक्शन थी, उसके लिए रेट की वैल्यू थी k a की पावर 2b, और ये कहा गया था इफ a इज ट्रिपल्ड, a को क्या कर दिया? ट्रिपल्ड कर दिया, यानी a डैश की वैल्यू जो थी वो ट्रिपल कर दी। तो बताएं, और b जो थी b डैश की वैल्यू b की b रखी, यानी उसको कांस्टेंट रखा है, चेंज नहीं किया है। तो बताएं r डैश क्या होगा? निकाल लेते हैं। r डैश क्या हो जाएगा अगर अपनी वैल्यू पुट कर दे तो इन दोनों की? r डैश इज इक्वल टू k a डैश अब क्या बन गया? 3a इसका स्क्वायर, जबकि b तो b का b रहेगा। आप जानते हैं कि 3 की पावर कितनी होती है? 9, वो आगे आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा? a की पावर 2 b की पावर 1, और ये जो है वो आप ऊपर देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको पुट करेंगे तो r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 9r, यानी बाद की रेट जो थी वो पहले की रेट की 9 टाइम्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखें, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। इजी क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक बहुत ही स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन था पेपर का, हर बच्चा इसका आंसर इसको मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन सरल प्रश्नों की सीरीज अपने देख रहे हैं जो नीट में आए थे, उनमें 9 नंबर क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड था उसमें स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट था एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। गलत बात है ये, 2 फंडामेंटल पार्टिकल से थोड़ी बने होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के जो मास है
उनके रिलेशन का ऑर्डर बताएंगे, यानी सबसे हैवी कौन होता है, उससे लाइटर कौन होता है, लाइटेस्ट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नो, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है इतना होता है। तीसरा स्टेटमेंट था, ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है, आइसोटॉप्स जो होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 6C12 या 6C13, इनमें मास नंबर के अंदर चेंज आता है, एटॉमिक नंबर तो सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट वही है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब था क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन। बिल्कुल गलत। क्यों भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन थोड़ी कहते हैं। न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको मिला के न्यूक्लियॉन कहा जाता है, न कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर। तो ये डी वाला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा गलत। ई स्टेटमेंट कौन सा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बिल्कुल, एटम अल्टीमेट पार्टिकल होता है, ये बात डाल्टन ने बताई थी। एटॉम, ए मींस नॉट, टॉम मतलब डिविजिबल, जिसको विभाजित नहीं किया जा सके या नहीं तोड़ा जा सके उसे एटॉम कहते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा सही। आप देखें, तीसरा ऑप्शन जो था उसमें बी, सी और ई स्टेटमेंट सही थे। इजी क्वेश्चन था, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़े, आज के वीडियो में अपने लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 10वां सबसे आसान क्वेश्चन आया था, वो था एस ब्लॉक से रिलेटेड। एस ब्लॉक से रिलेटेड मैंने इसलिए इसको माना है क्योंकि एस ब्लॉक आपने देखा 11th के अंदर, जो एस ब्लॉक 11th पे टॉपिक है। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? एस ब्लॉक पी ब्लॉक से रिलेटेड कह सकते हैं इसको, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ऐसे कहेंगे क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर जो है वो 11th के अंदर आपने पता होगा दो ग्रुप आते हैं, 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप। और उसके अंदर जो 14th ग्रुप है, 14th ग्रुप के अंदर आपको पता है कार्बन। तो अपने कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं, ये क्रॉस मैच से रिलेटेड। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स दिए गए थे, उनको मैचअप करना था, कोक, डायमंड, फुलरिंग और ग्रेफाइट। आपको पता है इसमें जो कोक है, कोक का यूज किसमें होता है, यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। आप मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ते हैं, कोक को यूज करते हैं मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट। डायमंड का यूज कहां किया जाता है, डायमंड का यूज किया जाता है कार्बन एटम एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फुलरिन जो है वो कौन सा हो जाएगा, फुलरिन आपको पता है केज लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। और ग्रेफाइट जो होता है वो ड्राई ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, ड्राई ल्यूब्रिकेंट। तो ये बिल्कुल ठीक है। कोक है वो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। डायमंड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फुलरिन की स्ट्रक्चर आप देखी होगी, बकमिंस्टर फुलर ने इसकी डिस्कवरी की थी। फुलरिन वो केज लाइक पिंजरे के समान संरचना होती है। और अंत में बात करें ग्रेफाइट जिसको पेंसिल बनाने में काम में लेते हैं, यानी उसमें ड्राई ल्यूब्रिकेंट शुष्क स्नेहक के रूप में भी काम लिया जाता है। यानी आप देखें ये जो 10 प्रश्न जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की वो इजी क्वेश्चन थे। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट अपने इस वीडियो का डालेंगे उनमें 10 अन्य यानी टोटल 20 प्रश्न बहुत इजी आए थे, उनमें 10 रिमेनिंग प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में जो अपने एक एक करके रिमेनिंग सारे प्रश्नों के डिटेल भी जानेंगे, ताकि आपको न केवल इनके आंसर्स के बारे में पता लगे, आप इन टॉपिक्स को भी जान सकें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे नए YouTube चैनल केम रसायन BKV को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा एक अन्य चैनल जो कि जीके से रिलेटेड है, लर्न विद पवी एंड पापा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।